हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 27 मार्च को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द नीड टू कर्ब ब्लैक कार्बन एमिशन। ब्लैक कार्बन एमिशन के बारे में बात करेंगे। ब्लैक कार्बन एमिशन होता क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करेंगे जो ब्लैक कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए सरकार जो स्टेप्स ले रही है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। मेंस और प्री दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन एआई हेल्प इन नेविगेटिंग मेंटल हेल्थ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेंटल हेल्थ केयर में क्या एप्लीकेशन है, इस पे चर्चा करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस पे भी बात की जाएगी। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल होगा ICCC कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, जो रिसेंटली न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया है। इसकी एप्लीकेशन की भी चर्चा करेंगे। मेंस और प्री दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे मोटे एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड की गई होगी, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए और डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द नीड टू कर्ब ब्लैक कार्बन एमिशन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस 2024 में। प्रीलिम्स के लिए भी यार इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। अभी तक के ब्लैक कार्बन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आपको ब्लैक कार्बन से रिलेटेड 2024 प्री में क्वेश्चन दिख सकता है। इस आर्टिकल के थ्रू एक मेंस का क्वेश्चन और प्री पर्सपेक्टिव दोनों कवर करेंगे। एक्सप्लेन ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन होता क्या है ये समझेंगे। उसके सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स एंड ओवरऑल क्लाइमेट, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में चर्चा की जाएगी। सरकार क्या कर रही है टू ओवरकम द एमिशन ऑफ ब्लैक कार्बन। ठीक, ये सारी चीज़ें कवर की जाएगी। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले समझते हैं ब्लैक कार्बन है क्या। ब्लैक कार्बन इज अ काइंड ऑफ एरोसॉल। एरोसॉल का मतलब क्या होता है, डस्ट पार्टिकल, स्मूथ, स्मोक, ये सारी चीज़ें एरोसॉल में काउंट होती है। तो ब्लैक कार्बन क्या है, एक डार्क स्मूटी मटेरियल है। इट्स अ काइंड ऑफ एरोसॉल and produced when biomass and fossil fuel are not fully combusted। इसका मतलब जब आप फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं और 100% अगर उसकी बर्निंग नहीं हो पाई है, सिर्फ इसी केस में ब्लैक कार्बन का एमिशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ बायोमास एंड फॉसिल फ्यूल रिजल्ट इनटू प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट, इसे ध्यान रखेंगे। ये फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है, बहुत कम समय तक ही एटमॉस्फेयर में रहता है। पानी आएगा, प्रेसिपिटेशन के कारण सारा धुल जाएगा और ग्राउंड पे वापस आ जाएगा। इसके अलावा इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर बिहाइंड द वार्मिंग ऑफ प्लानिट आफ्टर CO2। मतलब CO2 के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर कौन होगा, ब्लैक कार्बन होगा फॉर ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन। ऑब्वियसली यार एरोसॉल है तो एयर क्वालिटी डिटेरिएट होगी, और एयर क्वालिटी डिटेरिएट होगी तो एयर पॉल्यूशन तो होगा ही। नेक्स्ट बात करेंगे इम्पैक्ट्स के बारे में। इम्पैक्ट में जो एयर पॉल्यूशन के इम्पैक्ट होते हैं वो सारे के सारे इम्पैक्ट यहाँ पर ब्लैक कार्बन के प्रोडक्शन और एमिशन से क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जो रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़ है वो बढ़ जाएगा, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, प्रीमेच्योर डेथ, ये सारी चीज़ें लिंक की जाती है ब्लैक कार्बन के एमिशन से। नेक्स्ट इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत तेज़ी से हो रही है और सारे अर्थ के सरफेस में ये वार्मिंग हो रही है। मतलब हर जगह टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन आर्टिक में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, एम्प्लीफाई हो चुका है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस ऑफ द अर्थ। ठीक, तो यहाँ पर हम आर्टिक की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। कैसे ब्लैक कार्बन रिस्पॉन्सिबल है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन के लिए वो समझते हैं। क्या होता है, इट्स एन एरोसॉल, मैंने आपको पहले ही बताया था। एरोसॉल है तो क्लाउड बनाएगा, क्लाउड बनाने के बाद प्रेसिपिटेशन से ग्राउंड सरफेस पे आ जाता है। बाकी ग्राउंड सरफेस पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये स्नो के ऊपर या बर्फ़ के ऊपर रहता है तो बर्फ़ की जो एल्बेडो रिफ्लेक्टिंग पावर होती है उसे कम कर देता है। जनरली एल्बेडो की वैल्यू कितनी होती है, 80 to 90% होती है फॉर स्नो। इसका मतलब जो सनरेज आएगी 90% सनरेज वापस चली जाएगी, केवल 10% ऑब्जॉर्व होगी। ये 10% हीट करती है और स्नो को मेल्ट करती है। अगर ये 10% कितना हो जाए, 50%,
तो मेल्टिंग फास्ट हो जाएगी। और यही काम होता है किसका, जो ब्लैक कार्बन है उसका। जब प्रेसिपिटेशन होता है ब्लैक कार्बन का तो वो सरफेस को, स्नो सरफेस को डार्कन कर देता है, और जब ये डार्क करता है तो जितनी भी हीट आती है ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्व करता है। अब ब्लैक कार्बन हीट एब्जॉर्व करेगा बर्फ़ के ऊपर, तो जो बर्फ़ होगी वो तो पिघले ही, तो पिघलने के कारण मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होती है और ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका ब्लैक कार्बन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन के लिए। यही एल्बेडो की वैल्यू ओशंस के लिए बहुत कम होती है, 2% 3% ओशन के लिए। इसका मतलब क्या है कि 98% जो भी सोलर रेज आ रही है वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी पानी में, केवल 2% ही रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए ओशन की हीटिंग ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होगी पहले से, अगर नहीं है तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि एल्बेडो के कारण रिड्यूस होने के कारण एल्बेडो की वैल्यू क्या होता है, स्नो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, जो बर्फ़ है वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही है और ओवरऑल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ब्लैक कार्बन। उसी के कारण आर्टिक एम्प्लीफिकेशन भी हो रहा है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके इम्पैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोर्सेस के बारे में। ठीक, तो टोटल कार्बन एमिशन कहाँ से आ रहा है, रेसिडेंशियल सेक्टर से 47% कार्बन, ब्लैक कार्बन जो है एमिशन हो रहा है। इसके बाद इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट 22% इंडस्ट्री से आ रहा है, डीजल व्हीकल से 17% और ओपन बर्निंग से 12%। तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेसिडेंशियल सेक्टर से सबसे बड़ा सोर्स क्या है ब्लैक कार्बन का, रेसिडेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, व्हीकल, ओपन बर्निंग। ठीक, बाकी सब के लिए तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, जो सबसे बड़ा इशू है वो है रेसिडेंशियल सेक्टर। रेसिडेंशियल सेक्टर से होने वाले जो एमिशन है उसको कम करने के लिए सरकार ने जो है 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी। इस योजना के अंदर फ्री एलपीजी कनेक्शंस और सिलेंडर्स बांटे गए थे उन हाउस होल्ड को जो कि पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, मतलब जो बीपीएल वाले हैं उन्हें फ्री सिलेंडर और आपके फ्री कनेक्शंस बांटे गए थे। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि जनरली जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते एलपीजी गैस, और हम क्या चाहते थे, क्लीन फ्यूल में स्विच करवाना, ट्रांजिशन कराना। कहाँ से, ट्रेडिशनल फ्यूल से। ट्रेडिशनल फ्यूल कौन कौन से होते हैं, काउडंग होता है या फिर जो लकड़ियाँ होती हैं जिसके थ्रू चूल्हे में खाना बनाया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा ब्लैक कार्बन एमिशन होता है और उसके कारण जो महिलाएं होती हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं, जो अभी हमने ऊपर देखे थे। उसी तरह के इम्पैक्ट होने के कारण प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। तो बेसिकली हम क्या चाहते थे, ब्लैक कार्बन एमिशन को कम करना और लोगों की जो प्रीमेच्योर डेथ हो रही है उसको कम करना, स्पेशली महिलाओं की और जो छोटे बच्चे हैं उनकी। इसलिए हमने क्लीन कुकिंग फ्यूल की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया। ठीक, अब जो प्रोग्राम है जनवरी 2024 में लगभग 10 करोड़ हाउस होल्ड को ये कनेक्शंस प्रोवाइड कर चुका है। हाउएवर लगभग 25% ऐसे बेनिफिशरीज हैं, 2.69 करोड़ पीपल, जो कि एलपीजी रिफिल या तो नहीं करवा रहे हैं या फिर सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया है। इसका मतलब क्या है, सरकार ने आपको सिलेंडर और कनेक्शन दे दिया, अब रिफिल करने की जिम्मेदारी तो आपकी होगी, लेकिन 25% जो बेनिफिशरीज हैं वो क्या कर रहे हैं, इसे रिफिल ही नहीं करवा रहे हैं, बस खत्म हो गया सिलेंडर और वापस अपने ट्रेडिशनल फ्यूल पर जा चुके हैं फॉर कुकिंग, है ना। जो बायोमास है या फिर आपकी जो लकड़ियां हैं, काउडंग है, इसका वापस इस्तेमाल होने लगा है। 25% हाउस होल्ड यही कर रहे हैं। एक और डेटा के हिसाब से अगस्त 2022 तक के जो एवरेज बेनिफिशरीज हैं उज्ज्वला योजना के, वो कितना गैस सिलेंडर कंज्यूम कर रहे हैं, 3.5 से 4 एलपीजी सिलेंडर पर ईयर कंज्यूम कर रहे हैं। जो नॉन बेनिफिशरीज हैं, जो जनरली जो अर्बन यूज़र्स हैं किसके, एलपीजी सिलेंडर के, वो सालाना कितने एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं, 8 के आसपास, 7 से 8। इसका मतलब अभी भी जो हाफ ऑफ एनर्जी नीड्स है, जितने भी उज्ज्वला यूज़र्स हैं, जितने भी उज्ज्वला बेनिफिशरीज हैं, उसकी हाफ ऑफ द एनर्जी नीड्स अभी भी ट्रेडिशनल सोर्सेज से ही आ रही है। जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फ्यूल है
जैसे कि बायोमास, काउडंग, इन्हीं से पूरी हो रही है। और इसके कारण जो ब्लैक कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा अभी भी बढ़ रहा है। तो रेसिडेंशियल सेक्टर में थोड़ा इशू चल रहा है। इसके अलावा सरकार ने बाकी सोर्सेज से भी जो है कम करने की कोशिश की है। उसके लिए सरकार ने क्या क्या चीज़ें की है, BS6 नॉर्म है ना, तो ऑब्वियसली BS6 नॉर्म अगर हम फॉलो करेंगे तो जो एमिशन होगा ब्लैक कार्बन का वो कम हो जाएगा। इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग से भी है ना जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन हो रहा है वो कम हो रहा है, ब्लैक कार्बन एमिशन क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्या है, फेम स्कीम क्या है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EV। ठीक, जितने जल्दी EV में स्विच हो जाओगे उतने ही जल्दी जो है आपका ओवरऑल जितना भी फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से ब्लैक कार्बन एमिशन हो रहा है वो कम हो जाना है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, सेटेट स्कीम सरकार के द्वारा 2017-18 में लाई गई थी टू सेटअप 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट। ठीक, तो इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स को सेटअप करने की ये स्कीम है। और बायोगैस एक अल्टरनेटिव हो सकता है स्पेशली रूरल एरियाज़ में जहाँ पर LPG रिफ़िल नहीं कर रहे। इसका कारण क्या है LPG रिफ़िल ना करने का, जो LPG की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हालांकि सरकार सब्सिडी दे रही है लेकिन उसके बावजूद भी सब्सिडी के बाद 600 रुपये लगभग एक सिलेंडर का लोगों को पड़ रहा है, वो भी अभी जब इलेक्शंस आ रहे हैं ना, अभी वापस जो है ये प्राइसेस इलेक्शन के बाद दोबारा बढ़ जाएंगे। तो LPG रिफ़िल कराना इतना महंगा है, इसलिए उसके अल्टरनेटिव में जो बायोगैस है उसका यूज़ किया जा सकता है फॉर ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्यूल टू क्लीनर फ्यूल। नेक्स्ट क्या है, मैनेजिंग स्टबल बर्निंग। ठीक, अगर स्टबल बर्निंग को मैनेज कर लेते हैं हैप्पी सीडर जो मशीन है मैकेनाइजेशन के थ्रू, तो क्या किया जा सकता है, जो ब्लैक कार्बन एमिशन है उसे कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा की जा रही है, तो ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो जाएंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कैन AI हेल्प इन नेविगेटिंग मेंटल हेल्थ। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम AI की मेंटल हेल्थ पे एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनलाइज और इमीडिएट केयर प्रोवाइड कर सकता है स्पेशली इन द डोमेन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर। ठीक, ये चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। NLP प्रोग्राम क्या है यार, चैट बॉट की बात कर रहे हैं ना, जो तुम दिन रात आजकल चला रहे हो, चैट GPT, जेमिनी, इसकी बात कर रहे हैं। क्या चैट GPT, जेमिनी थेरेपिस्ट का काम कर सकते हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी इस आर्टिकल में। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ठीक, मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो आ क्यों रहे हैं, थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले एज अ UPSC एस्पिरेंट ये हमें समझना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप अपनी ही लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। आप बहुत समय से जो है कई ऐसे लोग होंगे जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, क्रैक करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट नहीं आता है, आपको निराशा हाथ लगती है। ऐसे केसेस में क्या होता है, एंजाइटी होना नॉर्मल चीज़ हो जाती है ना। एंजाइटी इज़ अ न्यू नॉर्मल। आप एंजाइटी में जी रहे होते हो, आप डिप्रेशन में जी रहे होते हो, आप बस उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। आप अपने ही इमोशंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि आप जो है दुखी हैं, आपके अंदर एंगर है। अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज नहीं करना मतलब क्या है, आपका जो इमोशनल क्वोशंट है वो काफ़ी कम होता है। और EQ अपने जो अंदर के इमोशंस हैं उसे बाहर ना निकालने के कारण अंदर ही अंदर आप जो है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि आप अपने इमोशंस नहीं पहचान पाते, या इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। कई बार हम ये मानना भी नहीं चाहते कि हम डिप्रेशन में हैं या फिर हमें एंजाइटी इश्यूज़ हैं। क्यों नहीं मानना चाहते, क्योंकि एक स्टिग्मा अटैच है इस सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को इशू माना ही नहीं जाता है, ये कोई बीमारी है ही नहीं। और इसके साथ स्टिग्मा अटैच है। आप कभी थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अपने दोस्तों को नहीं बता सकते अगर जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप होता है, इसके अनेक रीज़न हो सकते हैं। आप जो है आपकी कुछ डिज़ायर हैं, आप वो फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं और उसके कारण आप जो है ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए आपको, या फिर अपने दोस्तों से सारी चीज़ें शेयर करना चाहिए। अपने इमोशंस
को एक्सप्रेस करना सीखें, ताकि इन सारे इशू से आप आसानी से डील कर सकें। लेकिन चूंकि आप अपने दोस्तों को नहीं बता सकते, आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते क्योंकि आप बहुत गरीब हैं, 2000 रुपये जो है आधे घंटे के लिए आप पे नहीं कर सकते, ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंडिया में आती है। उसके कारण बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार जो है इम्पल्सिव स्टेप ले लेते, अपने आप को भी हार्म करते हैं और अपने परिवार को भी बहुत चोट और परेशानी पहुंचाते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। डिप्रेशन होने के अनेक कारण हो सकते हैं। बाजू वाले के पास गाड़ी है, बाजू वाला बहुत ग्रो कर रहा है, उसके कारण भी लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बच्चे की चाहत में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लड़के की चाहत में लोग डिप्रेशन में जाते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है महिलाओं का प्रेगनेंसी के बाद जो है, और भी अनेक रीज़न हो सकते हैं। अपने देश में तो हज़ारों रीज़न हैं डिप्रेशन और एंजाइटी होने के, ठीक। लेकिन जो हमारे यहाँ इशू है वो है हम मेंटल हेल्थ इशू को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। लेकिन मान लीजिए कि अपने पास अब तो चैटबॉट आ गया है, अब एनोनिमिटी पूरी है, आप सिर्फ चैटबॉट से जो है बात करिए, उससे अपने जितने भी इमोशन हैं उसे एक्सप्रेस करिए। आप सिंगल हैं तो भी आप एंजाइटी और डिप्रेशन में, तो आप जो है आपको सीरी से बात कर सकते हो, अपने चैटबॉट से चीज़ें शेयर कर सकते हो, उसे बता सकते हो, उससे पूछ सकते हो। तो यहाँ आपको कंप्लीट एनोनिमिटी मिलेगी। जो स्टिग्मा अटैच है मेंटल हेल्थ के साथ, वो स्टिग्मा के बावजूद भी फुल एनोनिमिटी के साथ आप मेंटल हेल्थ केयर ले सकते हैं। तो चैटबॉट आपको बहुत हेल्प कर सकता है। पहले किसमें, जो प्राइवेसी चाहिए, जो एनोनिमिटी चाहिए आपको, आप उससे डायरेक्टली सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत दुखी हैं, तो उस टाइम पे आपको किस तरीके से कोप अप करना है, ग्रीफ से कैसे बाहर आना है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो खाने के लिए सजेस्ट किया जाता है, अगर आप वो खाएंगे तो आप जल्दी अपने दुख से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि है ना, आप शुगर खाते हैं या अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। ऐसे कई हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, जो आपके जो ग्रीफ है उसको कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कौन सजेस्ट कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको तुरंत सजेस्ट कर देगा। तो आपको पर्सनलाइज केयर यहाँ पर और इमीडिएट केयर आपके फ़ोन में है, सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव है, 24/7 अवेलेबल है, अलग से आपको आधे घंटे के लिए थेरेपी सेशन नहीं जाना पड़ेगा। अपने दोस्तों को भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ थेरेपिस्ट। अगर आपको डर है तो आप जो है यहाँ पर डायरेक्टली चैटबॉट से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके साथ साथ इसे हेल्थ प्रोग्राम में भी इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, ठीक। मतलब फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, चैटबॉट की तरह रखना है। जो नॉर्मल पहली स्टेप होगी, आप लोग चैटबॉट से बात कर लीजिए, और उसके बाद अगर चैटबॉट को लगता है कि आपको पर्सनलाइज केयर की ज़रूरत है, आपको डायरेक्टली थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए या फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो वो आपको ये सारी चीज़ें सजेस्ट करेंगे। तो जो पहला इंटरफेस होगा जहाँ पर फुल एनोनिमिटी होगी, वो क्या हो सकता है, आपके चैटबॉट हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्लिनिशियंस हैं, जो आपके थेरेपिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उन्हें किस तरीके से मदद कर सकते हैं। यार ये जो मेंटल इलनेस है उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, इसके कई कॉम्प्लेक्स कॉजेस हो सकते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका कोई डायग्नोसिस भी नहीं होता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी कोई दवा भी नहीं होती है। तो एआई टूल क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं जितने भी क्लिनिकल नोट्स हैं, जो भी आपने उससे बात की, वो सारा का सारा नोट समराइज करके दे देगा, और जो भी पेशेंट के कॉन्वर्सेशन है, न्यूरो इमेजेस है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें एआई टूल समराइज करके दे देंगे किसको, क्लिनिशियंस को। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सारा डेटा अगर क्लिनिशियंस के पास होगा तो वो क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको क्या ज़रूरत है और क्या नहीं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब लंबे लंबे सेशंस की ज़रूरत नहीं होगी, फर्स्ट स्टेप मैक्सिमम चीज़ें तो कवर हो चुकी है, सीधे सीधे ट्रीटमेंट की बात की जाएगी, ठीक। तो आपका पैसा बचेगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, आप 2 से 3 मीटिंग में ही ये अपने जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उसे क्या कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे। थेरेपिस्ट का भी आपका जो खर्चा होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, आपका टाइम जो है बहुत बचेगा। अननेसेसरली पेशेंट की हिस्ट्री और ये वो जानने में जो टाइम लगाते हैं, फालतू टाइम पास करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एनएलपी प्रोग्राम जो है उनके पास एबिलिटी है टू फोरकास्ट अ रिस्पॉन्स टू एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स
गिवन टू द पेशेंट्स। ठीक, तो ये क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि आपको जो दवाई दी जा रही है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दिए जा रहे हैं, इसके आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, पॉजिटिव पड़ेंगे या नेगेटिव पड़ेंगे, आप ठीक होंगे या नहीं होंगे। कैसे कर सकते हैं ये फोरकास्ट, बाय एनालाइजिंग ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, न्यूरो इमेजेस एंड क्लिनिकल सर्विस। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके एनएलपी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको एंटी डिप्रेसेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके थ्रू ये जो प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी है, इसके थ्रू पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट होगा वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें चैटबॉट और एनएलपीस प्रोग्राम को इंटीग्रेट करने का। ठीक है, अब कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होंगे यार, इश्यूज तो आएंगे। आप चैटबॉट से बात कर रहे हो, लेकिन मान लो कि जो एल्गोरिदम है वो बायस्ड है ना, और वो आपको सही सजेशन नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आप और डिप्रेशन में जा सकते हो सकता है वो आपको प्रोवोक करे कुछ ऐसी स्टेप्स लेने के लिए जो आपको नहीं लेना चाहिए। तो एक डर तो होगा ही, इसलिए क्या करने की ज़रूरत है, जो यूज़र है उसकी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड डेवलप करने की ज़रूरत है। उसी ग्लोबल स्टैंडर्ड के अंदर रहकर सारे के सारे एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं हेल्थ केयर प्रोग्राम से। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल और आज का लास्ट आर्टिकल है ICCC फार्म डेटा डैशबोर्ड फॉर कस्टमाइज सॉल्यूशन। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ICCC सेंटर के बारे में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट PCS में भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर सेटअप किया है। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ, कुछ एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स में SSC टाइप के। ठीक, शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं आर्टिकल क्यों आया है। रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने इनॉग्रेट किया है अ कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ठीक, तो ICCC का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये ध्यान रखना है। इसे सेटअप किया गया है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में कृषि भवन में। कृषि भवन में इसे सेटअप किया गया है, ये याद रखेंगे। स्टेट PCS में ये सारी चीज़ें आपको UP MP सब में आ सकती है। ठीक, अब है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द कृषि ICCC। ठीक, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल IT एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कई सारे IT एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व हैं। ठीक, इसमें बेसिकली अचीव क्या कर रहे हैं हम, इसमें डेटा जो है अचीव किया जा रहा है जिसके थ्रू हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में लेंगे। अब आप बोलोगे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग क्या होता है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग यार एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो सकता है, किसान को अगर किसानी करनी है तो उसे कुछ चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। अगर किसान को ये पता चल जाए पानी कब आने वाला है, अगर उसे ये पता चल जाए कि उसकी जो क्रॉप है, जो सॉइल में वो लगा रहा है उसके लिए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसकी जो सॉइल है उसमें NPK में से कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, कौन सा नहीं डालना चाहिए, ये पता चल जाए। ऐसे कई डिसीज़न जो है किसान को अनुमान लगा करके लेना पड़ता है। अगर ये सारी सर्टेनिटी के साथ अगर जानकारी मिल जाए किसान को तो उसका ओवरऑल क्रॉप का प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी ये सब बढ़ाई जा सकती है। कब सूखा आने वाला है, कब पानी गिरने वाला है, कितना पानी आएगा, अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी, यहाँ पर कौन सी क्रॉप बेस्ट रहेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली किसान को चाहिए होती है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकता है जिसके थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए जो डेटा की ज़रूरत होती है वो कौन प्रोवाइड करेगा, कृषि ICCC प्रोवाइड करेगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन है। ये क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग और GIS, इन सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर जो भी डेटा होगा उसे प्रोसेस करके डिज़ायरेबल जो रिजल्ट्स होंगे वो प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो लार्ज डेटा को क्या करेगा, इन तीनों टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोसेस किया जाएगा और फिर आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में इसके रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन सा डेटा जो है यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, टेम्परेचर रिलेटेड, रेनफॉल, विंड स्पीड, क्रॉप यील्ड, प्रोडक्शन एस्टिमेट, ये सारा डेटा जो है आपका क्या होगा, प्रोसेस होगा और एक बेहतर फॉर्मेट में, ताकि लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके, ये डेटा रियल टाइम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और कैसे दिखाया जाएगा ये,
8 LED 55 इंच की ICCC सेंटर में लगाई गई है, जहां पर आप सारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, क्रॉप यील्ड से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, ड्रॉट सिचुएशन से रिलेटेड, क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड, जोग्राफिकल वाइज क्रॉपिंग पैटर्न, ईयर वाइज क्रॉपिंग पैटर्न, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इन LED स्क्रीन्स में देख सकते हैं। इसके अलावा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, इससे रिलेटेड ट्रेंड्स भी देख सकते हैं। जो एग्रीकल्चर स्कीम है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, जो एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसका फीडबैक भी आपको इसी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें ICCC, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ द फार्म सेक्टर। ठीक, ये क्या कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग कर रहा है और आपको डिज़ायरेबल डेटा जो है प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकें, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब डेटा जो है प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब डेटा इनपुट भी तो करना पड़ेगा। डेटा कहाँ कहाँ से लेंगे, जो आपका टेम्परेचर वाला डेटा है, क्लाइमेट वाला डेटा है, वो IMD से आ जाएगा। सोइंग रिलेटेड डेटा डिजिटल क्रॉप सर्वे से आ जाएगा। इसके अलावा यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से मार्केट इंटेलिजेंस वाला डेटा आ जाएगा। जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग से लैंड रिलेटेड डेटा आ जाएगा। जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे से यील्ड रिलेटेड डेटा आ जाएगा। ये सारा डेटा प्रोसेस किया जाएगा और डिज़ायरेबल जो आउटपुट हैं वो आपके लिए निकाले जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जनरेट इंडिविजुअल फार्मर स्पेसिफिक एडवाइजरी। क्या इंडिविजुअल फार्मर को भी ये एडवाइजरी प्रोवाइड कर सकता है सेंटर? बिल्कुल हाँ, कर सकता है। यही इसकी सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है और यही सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी तो बना ही सकती है सरकार इससे जो डेटा आ रहा है। फार्मर को भी अपने फार्म के हिसाब से उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी एडवाइजरी भी ये जनरेट कर सकता है थ्रू ऐप्स लाइक किसान ई-मित्रा, जो कि एक चैटबॉट है जो PM किसान बेनिफिशरीज़ के लिए डेवलप किया था। इसी में जो आपके फार्मर हैं वो कुछ भी अपना चीज़ें पूछ सकते हैं, डाल सकते हैं क्वेरीज, और फिर उनको ICCC उनके फार्मर लेवल, उनके जस्ट फार्म की एडवाइजरीज जो है प्रोवाइड कर सकता है। कैसे करेगा यार, जो आर्टिफिशियल लर्निंग बेस्ड मशीन है वो क्या करेगी, फार्मर का जो मोबाइल नंबर है या आधार नंबर उसको मैच कराएगी, उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है सिस्टम में उसको क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, और उसके हिसाब से जो डेटा होगा, इनपुट होगा, उसके हिसाब से अपना आउटपुट प्रोवाइड करेगी और किसानों को उनके फार्म स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड किया जा सकेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, इसमें जो भाषिणी प्लेटफॉर्म है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये लोकल लैंग्वेज में क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। तो जो भी आपका क्वेरी होगी वो लोकल लैंग्वेज में आएगी, फिर उसे ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ पाए, और उसके बाद फिर जो है वापस रिस्पॉन्स इंग्लिश में आएगा और फिर वो लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकेगा ताकि फार्मर्स को समझाया जा सके। तो इसके एप्लीकेशन क्या है, फार्मर एडवाइजरी, फार्मर को डायरेक्टली एडवाइजरी दी जा सकेगी। ड्रॉट एक्शन, हमें पता चल जाएगा ऑफिशियल को कहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होने वाला है, कहाँ पर ड्रॉट आने की संभावना ज़्यादा है, कहाँ पानी कम होगा, ये सारी चीज़ें तो पहले से एक्शन ले सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कहाँ पर क्रॉप्स अलग अलग लगाई जा रही है, वेरिएशन अलग अलग कहाँ पर है, कितना क्रॉप वेरिएशन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, मोनोकल्चर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ भी हमें रियल टाइम डेटा प्रोवाइड हो सकता है। और फार्म डेटा रिपोजिटरी, ठीक, तो पूरा का पूरा फार्म डेटा एक ही सेंटर में होगा। ठीक, एक तरीके से रिपोजिटरी का काम करेगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ICCC सेंटर आपके मेंस में सॉल्यूशन में आना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए ICCC सेंटर को डेवलप किया गया है, सेटअप किया गया है। ठीक, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, प्रिसिशन एग्रीकल्चर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।